नमस्कार। आवाज़ न्यूज़ के लोक चर्चा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार आज आपके साथ लेके आया हूँ एक नया एपिसोड और हमारे साथ हैं श्री संजय भारती जी जियो की एक जाना पहचाना नाम है और इस नाम से आप अनजान नहीं है। ये वही संजय भारती जी हैं जिन्होंने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वह भी मधुबनी जिले की झंझारपुर लोकसभा सीट से। संजय जी, आपका आवाज़ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपका। और मैं आपसे आजकल बिहार में बदलती राजनीतिक परिदृश्य के रूप में कुछ चर्चा करना चाहता हूं, तो आपके उसके बारे में क्या विचार है? नहीं, विचार तो हमारे जो आप प्रश्न करेंगे उसके हिसाब से ही रहेगा, लेकिन अभी बिहार राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है और पत्रकारों के लिए, मीडिया जगत के लिए एक बर्निंग इशू है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी, जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में छाए हुए हैं, पहले वो एनडीए में थे, अब एनडीए छोड़कर यूपीए में आ गए हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? नीतीश जी चर्चा में बने रहने के लिए सारे उपक्रम करते हैं, चाहे वो 2013 का उनका स्टैंड क्लियर करना हो कि मैं एनडीए के साथ नहीं रह करके अभी मैं विपक्ष में जाऊंगा। फिर उसके बाद अगर आप 17 में करें कि मैं महागठबंधन छोड़ करके बीजेपी में आऊँगा, और 2022 में आप कहें कि मैं जदयू को लेकर के आरजेडी के साथ गठबंधन करूँगा और बीजेपी का जो जनमत है उसका विश्वासघात करूँगा, तो ये उनकी रणनीति है, यह उनका काम है। ऐसा सोचते हैं कि अगर इस राह चल करके हम कुछ चलें तो चर्चा में बने रहने का एक माध्यम है। इसके अलावे कुछ कंस्ट्रक्टिव तो कम से कम बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 2024 में नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि विपक्ष में वो पीएम के रूप में एक्सेप्ट किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे? नहीं, पीएम पद तो अपने आप में एक पकौड़ी न बनाए इसे, ऐसा कोई है नहीं कि मतलब कोई भी बन सकता है। उसके लिए एक निश्चित जनसंख्या बल होना जरूरी है, और आप अपने प्रांत से या अपने प्रांत जो खास करके उत्तर भारत का जो क्षेत्र है हिंदी माध्यम का, हिंदी बेल्ट का, उसमें कितना प्रभाव है नीतीश जी का, और प्रभाव रहेगा, सीट रहेंगे तभी तो बनेंगे। चंद्रशेखर भी पीएम बने थे तो उनके कम से कम 54 एमपी उनके साथ। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि उनको जैसे बात आई है कि प्रांत में उनका कैसा वर्चस्व है, तो उसी को देखते हुए कि बिहार में तो उनकी अच्छी खासी पैठ है, और अब बात हो रही है यूपी में भी कि यूपी की फूलपुर जो लोकसभा सीट है वहाँ से उनको चुनाव लड़वा दिया जाए, तो शायद जो कुर्मी वोट बैंक है वो उनको सपोर्ट कर दे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि यहाँ भी एक जातिगत राजनीति हो रही है कि फूलपुर ही क्यों चुना गया इन्हें? क्या नीतीश जी ये खुल के बोलेंगे कि वो जात की राजनीति करते हैं? नहीं, जाति की राजनीति तो क्या खुल के बोलेंगे कि मैं जात की राजनीति करता हूँ? नहीं बोलेंगे। उनके कैंडिडेट 2016 में बंगाल का चुनाव लड़ रहा था, एक कैंडिडेट को कितना वोट आता था? 3 वोट, 5 वोट। तो क्या उस पार्टी का कोई जनाधार है कहने के लिए? अगर जनाधार नहीं होता तो वो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पे कैसे रहते? वो देखा जाए तो काफ़ी टाइम से मुख्यमंत्री के पद पे है, और कोई भी पार्टी उनको सपोर्ट करती है तो जनाधार के हिसाब से तो करती है कि कहीं ना कहीं अगर जनाधार नहीं होता तो फिर उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जाता। आप क्या सोचते हैं? जनाधार होना अलग लीडरशिप है, पॉलिसी मेकिंग करना एक अलग लीडरशिप है, और चेहरा बेहतर होकर के राजनीति करने एक अलग बड़ी लीडरशिप है। तीनों को घालमेल मत करिए। नीतीश जी जनाधार वाले नेता कभी नहीं थे। 2000 की ईस्वी में उनके जो सीएम बनने की बात हुई है 7 दिन के लिए, उस समय उनके कितने सीट थे भैया? आप गूगल कर सकते हैं आज के डेट में, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो 2005 में आए हैं तो कितना सीट है उनका, 2010 में आए हैं तो कितना सीट है उनका, 2015 में आए हैं तो कितना सीट है उनका, अब 2020 में आए हैं तो कितना सीट है उनका? क्या वो अकेले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ के अपनी सत्ता बना रहे हैं किसी भी सरकार में? नहीं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर उनका जनाधार नहीं है और उनकी सीटें नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री तो वही बनते जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही है, या ऐसा क्या कहा जाए कि मुख्यमंत्री का कोई और चेहरा नहीं दिखाई दिया है जब भी बात बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए आई है? तो नहीं, इसके लिए कोई मजबूरी शब्द नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में सबके अपने अपने राम हैं और सबके अपने अपने गुनागणित हैं। कुछ लोग पर्दे के पीछे रह करके राजनीति करते हैं, कुछ लोग पर्दे में आगे जा करके राजनीति करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम
किंग मेकर बन करके खुश रहते हैं, मालूम ही होगा आपको। कई लोग कहते हैं कि मैं सामने अपने हिसाब से एक्टर खड़ा कर दिए हैं। तो नीतीश जी जो सीएम हैं वो कहीं ना कहीं अपने सहयोगी पार्टी के कृपा से हैं। अपने बल पे तो वो 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ लिए ना, 2 लोकसभा सीट जीते। दूसरी बात, उनके वोट शेयर कितने थे? 14 से 15%। 16 कैंडिडेट उनके ऐसे थे लोकसभा में जिनकी जमानत जब्त हो गई। क्या रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट का जमानत जब्त होना चाहिए? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात बिहार के बारे में है तो ये कहा जाता है कि विपक्ष जब नीतीश कुमार सत्ता में थे और राजद जो थी वो विपक्ष के रूप में थी, वो जातीय जनगणना की बात करती थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज जबकि दोनों पार्टियां साथ में सरकार चला रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना करने से कुछ परिदृश्य बदलेगा या नहीं बदलेगा? बिहार में बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, उसमें भी उन्होंने खुद कहा कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। बिहार का जो स्टेट प्रेसिडेंट है या स्टेट यूनिट है बीजेपी का, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है। जाति जनगणना से किनको परेशानी है? किन्हीं को परेशानी नहीं है। परेशानी तो उनको है जो जात के हिस्से के हिसाब से ज़्यादा हक मार लिए हैं। राजनीति हो क्या रही है कि जिसका नेता जो बन रहे हैं वो अपनी जात के लोगों को ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर जैसे बीजेपी कहीं भी कि इस जात मतलब जातीय जनगणना के लिए कभी पीछे नहीं हटी, लेकिन पिछले 2005 के बाद से देखा जाए तो चुनाव कहीं ना कहीं वो सत्ता में रही है बिहार में, तो इन्होंने कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया या ऐसे कोई घोषणा नहीं की जिससे कि जमीनी स्तर पे इस कार्य को किया जाए। चाहे तो वो कर सकते थे अभी जब पीछे उनकी सरकार रही है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका नुकसान थोड़ा बहुत पार्टी ने अपने आप को देखा है कि उनके हर जिले में कुछ ऐसे क्षेत्र रहे जहाँ सहयोगी दल का नेता रहा या क्षेत्र रहा, वहाँ निष्क्रिय रहे। पार्टी को 2020 का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए था। 2014 में जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है उसमें शिवसेना और बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ती रही, लेकिन 14 में आकर के गठबंधन तोड़ी तो शिवसेना रह गई 56 सीट पे और बीजेपी चली गई 105 सीट पे। ये बदलाव तो हुआ ना। अच्छा, ये कहा जाता है कि राहुल गांधी कांग्रेस संगठन का चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में काम कर रहे हैं, कि आपको क्या लगता है इस बारे में, जो ये भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने शुरू करी है? मुझे लगता है कि राजीव गांधी जी को ये शब्द जो है ना बड़ा अटपटा है। भारत कब टूटा हुआ था जो वो जोड़ने की बात करी? नहीं, पहली बार तो जोड़ दिया भाई अटल के रूप में, मतलब सरदार पटेल साहब भारत जोड़ करके तो भारत बनाए ना। तो भारत किसको वो जोड़ रहे हैं? सत्ता में सबसे अधिक तो कांग्रेस रही भाई, जोड़ने की बात तो वो करनी चाहिए ना उनको। इतने दिन से वो कर क्या रहे थे जो अभी टूटे हुए को जोड़ रहे हैं? और पावर जब जिसके हाथ में होती है, वो कहते हैं कि हम राष्ट्र की जमीनी स्तर को समझने के लिए जा रहे हैं तो एक अच्छी यात्रा होती। तो जमीनी समझ के लिए तो कौन जा रहा है? वही व्यक्ति ना जिनकी सत्ता रही है यहाँ पर। तो ये जोड़ने वाली बात नहीं होगी। नहीं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि समाज में जो विषमताएं आई हैं आज के समय में, लोगों के बीच जो कट्टरता बढ़ी है और भाईचारा जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। लोग एक दूसरे से अब उतने प्रेम से नहीं रह रहे हैं जैसे कि पहले रहते। तो उसी को जोड़ने की बात हो रही है कि आदमी, जितने भी भारतीय लोग हैं वो आपस में दिलों से जुड़े, नफरत ना फैले। इस बारे में वो, जहाँ तक मुझे लगता है, इस बारे में बात कर रहे हैं। पहले उनके पार्टी में एक मत है, अभी सूचना के अनुसार जो राजस्थान की सरकार है उसमें गहलोत साहब और पायलट साहब में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। तो पहले उसको तो जोड़ लें। और इस तरह की समस्याएं छोटी मोटी तो हर गांव परिवार घर में रहता है, तो क्या वहाँ भी खंडन है? जोड़ने के भारत तो सदियों से एक बेहतरीन विविधताओं में एकता वाला देश रहा है। क्यों कोई भारत का उदाहरण देता है दुनिया में कि यहाँ पर सारे जाति प्रजाति के लोगों का सह अस्तित्व है, चाहे वो पंथ के आधार पे हो, संप्रदाय के आधार पे हो, जीवन पद्धति के आधार पे हो, पूजा पद्धति के आधार पे हो, यहाँ सबका स्वागत है। और वो हम सामंजस्यपूर्ण ढंग से रह रहे हैं। इसमें भारत जोड़ने वाली बात राहुल जी कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि उनके सलाहकार लोगों को फिर से इस पर विचार करना चाहिए कि वो टूटा कब था। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो की जो योजना थी, जो यात्रा शुरू करी है, इन्होंने कन्याकुमारी से करी है। चाहते तो ये कश्मीर से भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने दक्षिण भारत को ही क्यों चुना? उत्तर भारत से करते तो भी थोड़ा अच्छा लगता, हिंदी बेल्ट को काफ़ी सहयोग मिलता, लेकिन इन्होंने शुरुआत कन्याकुमारी से करी है। चाहते कश्मीर से भी कर सकते थे। राहुल जी की राजनीतिक जो समझ है उस पर मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उनके जो अनुभव है ना
वो किसी न किसी लोगों को दिया हुआ चीज़ों पर वह सेकेंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर काम करते हैं, उनका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं या तो किसी से लीड होते हैं या किसी से मिसलीड होते हैं या किसी से मिसगाइड होते हैं या किसी से गाइड होते हैं। उनका अपना समझ मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई दूर दूर तक नहीं होता है। नहीं तो फिर वो एक तरह से मतलब एक एसपीजी जवानों के बीच में घेरे में ही रहते हैं, और घेरे में रहने वाले व्यक्ति कितना कोई समाज को देख पाएगा? क्या किसी गरीब के यहाँ खाना खा लेने से उसका कल्याण हो जाएगा? लेकिन खाना खाने वाली बात जब आई है तो मुझे लगता है कि खाना खाने में जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी काफ़ी खाना वाना खाते हैं। उन्होंने भी कई जगह खाना खाया है, दिखाया है, फोटो आए हैं, पता लगा है कि कभी किसी दलित के यहाँ, कभी किसी पिछड़े के यहाँ खाना खाया है। परिवर्तन तो मुझे लगता है उधर भी कुछ नहीं आया हुआ है। या आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन हुआ है, या ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी ने शुरू किया, उसे देखते हुए फिर अन्य पार्टियां भी इस हथकंडे पे आई कि चलो हम भी खाना खाते हैं, हम भी दिखाते हैं। जैसे कि अभी पीछे गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो गए थे। इस बात पर तो काफी हो हल्ला हुआ था, आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी की जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको हम अभी दरकिनार करें थोड़ी देर के लिए, तो भारत की जो भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की, क्या समाज में समरस होने के लिए, जोड़ने के लिए तो किसी के दरवाजे पर तो जाना पड़ेगा ना, जोड़ने की बात। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कांग्रेस भी तो वही कर रही है। जो खाने वाली बात आई है तो वो भी तो किसी गेट पे जा ही रही है। वो तो उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रही है जो बीजेपी करती आ रही थी। उसी को देखा जाए, उसी के तरीके से वो काम कर रहे हैं। नहीं, आप प्रश्न को बहुत बड़ा कर देते हैं। भाई जो सत्ता में रहेगा, जिसके पावर रहेगा, वो ना काम करेगा उसके लिए। वो जाकर के कहे कि मैं आपको फिर से सम्मान देने के लिए आया होती है, तो बेइज्जती वाली बात हो गई कि मैंने आपको वोट भी दिया, आपको पावर भी दी, उसके बावजूद फिर मैं ऐसी फटे हाल में हूँ जहाँ आप आ रहे हैं छुआछूत की बात करने के लिए, हमारी जो घर, रोटी, कपड़ा और मकान आज तक नहीं पाए हैं, तो उसके खिलाफ कौन जाएगा? भाई बीजेपी जाएगी, जो विपक्ष में रहेगा वही तो जाएगा ना। तो ये कोई जोड़ने वाली बात के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सामाजिक सांस्कृतिक समरसता की बात की अब भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बिहार में भी अपनी पैठ बना रही है, गुजरात में उसकी अच्छी खासी पैठ बन रही है, हाल ही में पंजाब का चुनाव उन्होंने जीता है, दिल्ली में उनकी सरकार काम कर रही है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी कितना कामयाब हो पाती है वहाँ? बहुत पहले जब आप 12-13 में या 14-15 में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का वहाँ पर जो नेता बने वो परवीन अमानुल्लाह थी, जो जदयू से उठ करके मंत्री बन करके आई थी। उसके बाद उस पार्टी का वहाँ पर बहुत कुछ है नहीं। देखते हैं, समय के साथ तो परिवर्तन लेता ही है समाज भी, राष्ट्र भी, राजनीति भी। उनकी भूमिका क्या होगी मुझे अभी नहीं मालूम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने आवाज़ न्यूज़ में अपना कीमती समय दिया, इस लोक परिचर्चा में आपने सहभागिता दिखाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपकी टीम को भी।